नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ में या जो लेडीज़ प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कैसे समझें हार्ट डिजीज़ को और प्रेगनेंसी के रिलेशन को। आइए विस्तार में जानते हैं प्रेगनेंसी और हार्ट डिजीज़ के बारे में। मोटे तौर पर प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो पहले के 3 महीने, जिनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, पहली तिमाही, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरी तिमाही और थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरी तिमाही। तो 9 महीने को हमने 3-3 हिस्सों में बांट लिया। ये हमें कुछ बेसिक बातें प्रेगनेंसी के विषय में समझनी होंगी और हार्ट के संबंध में कि प्रेगनेंसी और हार्ट के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, चाहे वो ऐसा मरीज हो जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआती 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, मतलब जब बच्चा पेट में डेवलप होना शुरू होता है, उससे 8 हफ्ते के अंदर बच्चे के सारे अंग डेवलप हो जाते हैं। इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। और बच्चे के हार्ट में या शरीर के किसी भी अंग में जो मेजर गड़बड़ियाँ होती हैं, अगर होने की संभावना है, तो वो इस समय से पहले ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने की प्रेगनेंसी माँ की है, उससे पहले ही ये ऑर्गेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तिमाही, मतलब 5वें 6ठे महीने और उससे आगे तीसरी तिमाही में बच्चे की जो साइज़ है, बच्चे का ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इस कारण से जो शरीर का मेंटेनेंस है, हार्ट को ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है, हार्ट की रेट भी बढ़ जाती है, मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। खून की मात्रा जो है माँ के अंदर वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब का नतीजा ये होता है कि जो माँ का दिल है, माँ का हार्ट है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है। करीब करीब नॉर्मल से 1.5 गुना ज़्यादा, 30 से 50% कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। और इतना ही नहीं, जब प्रसव होता है, जब लेबर होता है, बच्चे का जन्म होता है, उस समय हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुछ डिलीवरी में जो फोर्स लगता है, जो ताकत लगती है, उसके कारण, कुछ दर्द की वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कई बार इतना हो जाता है कि ये दुगुना, नॉर्मल से दुगुना काम करना पड़ता है हार्ट को। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जो माँ होती है, उसके खून के गाढ़े होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब खून में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इस कारण से जो भी खून पतला करने की दवाइयाँ ऑलरेडी ले रही हैं, उनको ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए कि खून पतला हमें रखने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्ट करने की ज़रूरत है, दवाइयों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेषकर जब डिलीवरी का टाइम आता है, मतलब 32वें वीक, 34वें वीक, 34वें हफ्ते के बाद, बिल्कुल आखिरी के समय में, डिलीवरी के समय में, और डिलीवरी के बाद 6ठे हफ्ते तक क्लॉटिंग का रिस्क या खून के थक्का जमने का, खून के गाढ़ा होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है फीमेल्स में, चाहे वो हार्ट की पेशेंट हो चाहे ना हो। और ये रिस्क डिलीवरी के 12 हफ्ते बाद तक रहता है। तो इस बात के लिए, ये बात हमें दिमाग में रखनी है कि ये चीज़, अगर हम खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है डिलीवरी के 12 हफ्ते बाद तक। दूसरा एक टर्म होता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। माता या मदर के अंदर जो खून का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया। उसके कारण क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। मतलब माँओं को यूजुअली आयरन की टैबलेट शुरू की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। आपको लोकल आंगनवाड़ी से या लोकल डॉक्टर, आपको गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। वो आयरन प्रॉपर लेने के बाद भी खून की कमी होती है। अब ये जो एनीमिया है, खून की कमी किसी भी व्यक्ति में हो, अगर खून की कमी होती है तो हार्ट को वही ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हार्ट का लोड बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो व्यक्ति, वो मरीज़ जिसको कि हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, चाहे वो वाल्व में
लीक की प्रॉब्लम हो, चाहे वाल्व सिकुड़न की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की पंपिंग किसी कारण से कमज़ोर हो, या चाहे किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है महिला जो उसको जन्म से है, जिसको हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात हार्ट की बीमारियां कहते हैं। इन सब बीमारियों में जो भी लक्षण हैं या जो भी रुकावट है, चूँकि प्रेगनेंसी के दौरान ये सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, ये सारी जो रुकावटें हैं या जो लीक हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई ऐसी महिलाएं जिनको कि प्रॉब्लम तो थी लेकिन वो उनको लक्षण नहीं थे, मतलब वॉल में दिक्कत है, सिकुड़न है, लेकिन कोई सांस नहीं फूल रही है, या वॉल में लीक है लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उन्हीं महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे, पाँचवें, छठे महीने के या उसके बाद जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जब हार्ट पे लोड बढ़ता है, तो अचानक उनको लक्षण आने लगते हैं। सांस भराना या धड़कन बहुत बार बार असामान्य हो जाना, बहुत तेज़ हो जाना, या लेटने में दिक्कत होने लगना। नॉर्मल महिलाओं को प्रेगनेंसी में ये सब दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये बहुत एग्रीवेट हो जाता है जिन मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम है। एक और बात जो ध्यान रखने की है वो यह है कि जो डिलीवरी का समय होता है, विशेषकर 30-32 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाने के बाद का जो समय होता है, ये हार्ट पे मैक्सिमम लोड का समय होता है। ये हार्ट की बीमारी किसी भी तरह की अगर माँ को है तो माँ को हार्ट फेल्योर में जाने का, हार्ट की दिक्कत बढ़ जाने का, परेशानी हो जाने का, इमरजेंसी हो जाने का, जान जाने का रिस्क, ये सब 30वें-32वें हफ्ते से लेके और डिलीवरी के बाद के 6 हफ्ते तक सबसे ज़्यादा रहता है। इस कारण से ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको कोशिश करना चाहिए आप विशेषज्ञों की देखरेख में या उनके बहुत पास में, जहाँ उन्हें आसानी से कांटेक्ट कर सकें, आसानी से उन तक पहुँच सकें, ऐसी जगह पे आपको अपनी डिलीवरी करवाने की तैयारी करनी चाहिए। अब हम आते हैं बीमारियों के बारे में जो हार्ट से संबंधित हैं, और उन बीमारियों के दौरान जब हार्ट की प्रॉब्लम हो तो हमें किस तरह से क्या सावधानी रखनी चाहिए। मोटे तौर पे मैं कुछ डिवीज़न में, कुछ टुकड़ों में बांट देता हूँ। पहला, वो महिलाएं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं करवाया है और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं। दूसरे ग्रुप में वो महिलाएं हैं जिन्होंने हार्ट की किसी तरह का ऑपरेशन करवाया है लेकिन वाल्व बदला नहीं गया है, रिपेयर हुआ है। और तीसरा वो ग्रुप की महिलाएं जिनका कि वाल्व बदला जा चुका है। इन तीनों कैटेगरी में हम कैसे क्या सावधानियां रखें। सबसे पहले हम आते हैं उन महिलाओं को जिनको कि वाल्व की प्रॉब्लम है लेकिन उन्होंने अभी तक किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कहने का मतलब किसी तरह का ऑपरेशन नहीं करवाया है। प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले हमें किसी हार्ट के डॉक्टर को ये समझना ज़रूरी है, उनसे विस्तार में चर्चा करना ज़रूरी है कि हमारे वाल्व में या हमारे हार्ट में जो भी समस्या है वो कितनी सीवियर है, कितनी ज़्यादा है। अगर हमारे वाल्व में सिकुड़न बहुत ज़्यादा है, जिसको हम सीवियर स्टेनोसिस बोलते हैं, विशेषकर अगर माइट्रल वाल्व, जो हमारे 4 वाल्व में से एक वाल्व होता है, या आयोटिक वाल्व, ये दोनों बाईं तरफ के वाल्व होते हैं, अगर इनमें सीवियर स्टेनोसिस है, सिकुड़न बहुत ज़्यादा है, ऐसे महिलाओं में प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ऐसे महिलाओं को हम बिल्कुल सलाह नहीं देते कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें। क्यों? क्योंकि ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ना केवल बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, बच्चों की जान जा सकती है, या डिलीवरी अगर हो भी गई तो बच्चे कम वज़न के होंगे, आईसीयू में ज़्यादा उनको रुकना पड़ सकता है। माँ को भी हार्ट फेल होने का रिस्क, धड़कन असामान्य होने का रिस्क और जान जाने का रिस्क रहता है। इस कारण से इस 2 बीमारियों, सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस और सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस, विशेषकर उन महिलाओं को जिनको कि लक्षण हार्ट की बीमारी के बने हुए हैं, उन महिलाओं को हम प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह नहीं देते। पहले इसका ट्रीटमेंट करवा लें, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें।
और भी जो बीमारियां हैं, जो लीक वाली बीमारियां हैं, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन या एओर्टिक रिगर्जिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, इन महिलाओं में भी अगर सीवियर कैटेगरी की बीमारी है तो रिकमेंडेशन यही कहता है कि अपने को पहले इन बीमारियों को ठीक कर लेना चाहिए, चाहे वो रिपेयर के माध्यम से हो, रिप्लेसमेंट के माध्यम से हो, और फिर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर हम इनको बिना ठीक करवाए प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान, विशेषकर दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, माँ को और बच्चे को, दोनों को समस्या आ सकती है। प्रेगनेंसी की प्लानिंग के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता कितनी है। अगर आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता 40% से कम है तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं प्रेगनेंसी के लिए, और अगर 30% से कम है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जान का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये मोटे तौर पे कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी हम प्रेगनेंसी का प्लान करें उससे पहले अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलें और एक ईको की जांच करवाएं, अपना ओवरऑल फिटनेस चेक करवाएं, और ये इंश्योर करें, डॉक्टर से समझें कि हमारा क्या स्टेटस है, हमारी क्या स्थिति है, और प्रेगनेंसी अब हम प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं में जिनका वाल्व का ऑपरेशन हुआ है लेकिन वाल्व बदला नहीं गया, मतलब वाल्व को रिपेयर किया गया है, अगर उनके वाल्व में बहुत ज़्यादा लीक नहीं है या बहुत ज़्यादा सिकुड़न नहीं है, मतलब रिपेयर ठीक ठाक चल रहा है, तो उनको, अधिकांश महिलाओं को बहुत लो डोज में खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, और ऐसी महिलाएं सुरक्षित रूप से प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। हाँ, पर उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान दिल की धड़कन की अनियमितता, थोड़ी बहुत सांस फूलने की समस्या उनको आ सकती है। जिन महिलाओं का वाल्व रिप्लेस हुआ है, जिन महिलाओं का वाल्व बदल दिया गया है, ऐसी महिलाओं को एक बहुत सामान्य भय रहता है, एक बहुत सामान्य डर रहता है कि खून पतला करने की दवाई जो हम खाते हैं, एंटीकोगुलेंट जिनको कहते हैं, वो हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचाएं। निश्चित रूप से ये दवाइयाँ कुछ प्रतिशत केसेस में बच्चों में डिफ़ॉर्मिटी पैदा करती हैं, बच्चों में जो अंगों की संरचना है उसके बनावट को बिगाड़ने का रोल अदा करती हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। और मोस्टली जब माँ को पता चलता है गर्भवती होने का, प्रेगनेंसी का पता चलता है, तब तक ऑलरेडी मोस्टली 2 महीने बीत चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, जैसे 6वें हफ्ते में, 5वें हफ्ते में अगर पता चल जाता है प्रेगनेंसी का, तो 12वें हफ्ते तक आप चाहें तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन करके एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक इंजेक्शन होता है, जो डॉक्टर की सलाह से आप उस खून पतला करने की गोली के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकती हैं, और फिर 12वें हफ्ते के बाद वापस से वो टैबलेट लेना शुरू कर दें। लेकिन जिन महिलाओं को थोड़ा लेट पता चला है या जिन महिलाओं के लिए ये संभव नहीं है और उनको खून पतला करने की गोली कम डोज में चल रही है, कम डोज का मतलब हुआ 3 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, इवन 5 मिलीग्राम तक भी, तो ऐसी महिलाओं को वो टैबलेट कंटिन्यू रख सकती हैं। हाँ, ये रिस्क उनको समझना है कि 2-4% रिस्क रहता है कि बच्चे में डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है, बच्चे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जब डिलीवरी का समय आता है तो अपने को ये बात याद रखनी है कि 32वें हफ्ते पूरे होते ही हमें वो खून पतला करने की गोली बंद करके और फिर वो इंजेक्शन, जो खून पतला करने का इंजेक्शन होता है, वो शुरू करना होगा। ये निश्चित रूप से आपके हार्ट के डॉक्टर और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो लेडीज़ डॉक्टर आपकी देखरेख कर रही हैं, उन दोनों की सलाह से ही ये निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं एक मोटे तौर पे आपको एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरी टाइम में जब डिलीवरी का समय आता है तब ये गोली बंद कर दी जाती है और वापस से इंजेक्शन पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल निश्चित हो जाता है, उस समय वो इंजेक्शन भी 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है
और जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके 6 घंटे या 12 घंटे बाद आपके वापस से वो इंजेक्शन शुरू कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद वो गोली भी शुरू कर दी जाती है। फिर से एक बात को मैं याद दिलाता हूँ आपको कि डिलीवरी हो जाने के बाद निश्चिंत ना हो जाएं। डिलीवरी हो जाने के बाद भी हार्ट के ऊपर जोर जो है, हार्ट के ऊपर जो दबाव है वो करीब करीब हफ्ते 10 दिन तक बना रहता है। तो जो क्रिटिकल पीरियड है वो डिलीवरी हो जाने के बाद भी कुछ समय के लिए रहता है। तो आपको कम से कम 6 हफ्ते तक निश्चिंत ना हो जाएं, सावधानी रखें और सेंसिटिव रहें। कुछ भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। जिन मरीजों को बार बार प्रेगनेंसी होने के बाद वाल्व की दिक्कत है और एबॉर्शन हो जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को मेरी सलाह है, ऐसी महिलाओं को मेरी सलाह है कि वो वाल्व का ट्रीटमेंट करवा लें। जो भी रिपेयर रिप्लेसमेंट जो भी होना है वो करवा लें। उससे क्या उनका जो हीमोडायनामिक्स है, उनके जो हार्ट की स्थिति है वो थोड़ी सी दुरुस्त हो जाती है, थोड़ी बेहतर हो जाती है और उसके बाद डॉक्टरों की देखरेख में वो आगे का ट्रीटमेंट करवा सकती हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि आपको वाल्व की प्रॉब्लम है, चाहे आपने ऑपरेशन करवाया है चाहे ऑपरेशन नहीं करवाया है, आपका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है या वाल्व नहीं रिप्लेस हुआ है, आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब आपको कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना है कि क्या हार्ट के विशेषज्ञ की सुविधा और अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधा मेरे 2-4 किलोमीटर के पेरीफेरी में है? दूसरा, क्या एक अच्छी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जहाँ पे कि ब्लड बैंक हो, ब्लड की सुविधा हो पर्याप्त, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या ऐसी सुविधा आसपास है? अगर ये सुविधाएं आपके आसपास नहीं हैं तो डेफिनेटली ये बेहतर होगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग इस तरह से करें कि कम से कम आखिरी 6-8 हफ्ते आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हों जहाँ पे कि आपको ये सब सुविधाएं मिलें। शुरुआती पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के दौरान जो महिलाएं खून पतला करने की गोली ले रही हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हीमोग्लोबिन रेगुलर चेक करते रहें। और जो लोग PTINR टेस्ट करवाती हैं, जो एंटीकोगुलेशन दवाइयाँ ले रही हैं, चाहे एसिट्रॉम वारफेरिन नाम से जो दवाइयाँ ले रही हैं, वो अपना PTINR भी बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करवाते रहें, हर 15 दिन पर, हर 10 दिन पे, हर महीने। डेफिनेटली ये डॉक्टर की सलाह से ही करना है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि महिलाओं का ब्लड बहुत पतला हो जाता है या बहुत गाढ़ा हो जाता है और कई बार एनीमिया, उनको खून की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खून की कमी की वजह से बच्चे को नुकसान हो जाता है। रूटीनली पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में अल्ट्रासोनोग्राफी, जो सोनोग्राफी टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी के लिए की जाती है। पहले जो स्कैनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी स्कैन, जो कि यूजुअली 7वें 8वें हफ्ते में 10वें हफ्ते तक की जाती है। और दूसरी जो स्कैन होता है जिसको हम एनोमली स्कैन बोलते हैं, वो करीब 18वें 20वें हफ्ते में किया जाता है। जब भी हम ये स्कैन करवाने जाएं, हम साथ में अपना ईको भी करवाएं। ईको उन व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जो हार्ट के डॉक्टर हैं, वो ये इवैल्यूएट करते हैं और उन्हें आसानी होती है कि क्या मरीज़ को कुछ ऐसी दवाइयाँ देने की ज़रूरत है जिससे कि यूरिन अच्छे से आए, कुछ ऐसी दवाइयाँ देने की ज़रूरत है जिससे धड़कन कंट्रोल हो। और साथ ही साथ आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने पे आपको ये भी आश्वासन हो जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ना केवल बच्चे की स्कैनिंग ज़रूरी है, माँ को भी स्कैन करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक तीसरा स्कैन, एक तीसरा ईको करीब 32वें हफ्ते पे या 30वें हफ्ते के आसपास आप ज़रूर से करवाएं। 30वें 32वें हफ्ते पे ईको करवाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उस समय हार्ट पे लोड सबसे ज़्यादा होता है और उस वक्त आपके हार्ट की कंडीशन बहुत ख़राब तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए उपयुक्त दवाइयाँ दी जा सकें, आपके डिलीवरी प्लान की जा सके और सुरक्षित तरीके से बच्चे और माँ दोनों को आगे बढ़ने में मदद की जा सके। डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी 2-3 दिन तक
उस वक्त जैसा मैंने बताया हार्ट पे बहुत लोड पड़ता है, हार्ट फेलियर हो जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इस दौरान जो हार्ट के डॉक्टर हैं उनकी देख रेख में कुछ बहुत सारी क्रिटिकल दवाइयाँ ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है जो केवल हार्ट के डॉक्टर ही सलाह दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस कारण से डॉक्टर जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनका आसपास रहना बहुत मददगार साबित होता है। प्रेगनेंसी में खून के गाढ़ा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, विशेषकर जब आखिरी पार्ट प्रेगनेंसी का होता है, मतलब तीसरे तिमाही में और डिलीवरी के आसपास का समय और डिलीवरी के बाद के 12 हफ्ते के इस दौरान भी खून काफ़ी गाढ़ा होता है। तो इस समय PTINR टेस्ट बार बार करवाएं, जैसा भी डॉक्टर आपको सलाह दें। आप खुद के लिए जागरूक रहें, खून पतला करने की दवा नियम से लें और PTINR टेस्ट में जो भी वेरिएशन आता है, जो भी कम ज़्यादा होता है, उसके बारे में डॉक्टर से सलाह करें। बच्चे को दूध पिलाने में कोई संकोच ना करें। जो एसीट्रॉम या वारफेरिन या जो भी खून पतला करने की गोली लेते हैं, उन माँओं को बच्चों को दूध पिलाने में कोई नुकसान नहीं है, बच्चों में कोई उसका नुकसानदेह इफ़ेक्ट नहीं होता, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। ठीक इसी तरह कुछ माँओं को इकोस्प्रिन नाम से दवा दी जाती है जो खून पतला करने की होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका भी बच्चे पे कोई ऐसा नुकसानदेह इफ़ेक्ट नहीं होता। एक और बात है, जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रही हैं लेडीज़, उनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं उनके मोशन में लैट्रिन काली तो नहीं आ रही है। अगर वो मोशन काला आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको ब्लड लॉस हो रहा है, खून जा रहा है आपके पखाने में, आपके लैट्रिन में। ऐसी स्थिति में आपको बहुत रिस्क हो सकता है, खून की अचानक बहुत कमी हो सकती है और बच्चे की जान को और आपकी जान को दोनों को रिस्क हो सकता है। ऐसे कई केस हम देखते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर उल्टी में काले रंग की उल्टी आ रही है, लाल रंग की उल्टी आ रही है, या मोशन में अगर काले रंग का स्टूल आ रहा है या ब्लड आ रहा है अगर मोशन में, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, तुरंत आप अपना PTINR करवाएं, अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो सभी महिलाएं जिनको वाल्व की समस्या है, चाहे उन्होंने ऑपरेशन करवाया नहीं करवाया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अगर प्रॉपर सावधानियां रखें, प्रॉपर कंसल्टेशन करें और इन 9 महीनों के लिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ विशेष ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से आपको मातृत्व का सुख मिलेगा। आप एक नॉर्मल डिलीवरी करके और बच्चे को सुरक्षित रूप से घर ले जा सकेंगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।